हाँ भाई, तो अब हम देखेंगे हमारे क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। तो ये शेयर्स जो इशू कर रही है इनकी क्या क्या मेथड्स हैं ये हम अब आगे देखने वाले हैं। तो भैया पब्लिक इशू या फिर इसी को हम कहते हैं पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। क्या मतलब हुआ इसका, नाम से क्या समझ में आ रहा है, पब्लिक इशू कर रही है कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू कर रही है और उनसे पैसा एज अ कैपिटल रेज कर रही है। आपने बोला इट मींस ऑफरिंग ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। आपने बोला कि इसका मतलब क्या है, आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो है ना, ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है विच इज यूज्ड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। आप आज की डेट में देख लो, अभी धीरे धीरे जब हम अपने इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ बताता जाऊंगा। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था, एक तुमको आईपीओ दिखाया था किसी कंपनी का, मैंने याद है वो कंपनी का मैंने आईपीओ दिखाया था। उसमें क्या कर रही थी, आईपीओ मतलब क्या होता है भाई, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा रेज कर रही है। तो ये जो है ना, ये बहुत कॉमन मेथड है। हर कंपनी पहले पैसा रेज करती है, वो कहां से करती है, वो पब्लिक से करती है। और कैसे करती है, शेयर्स इश्यू करके करती है। मोस्ट ऑफन यही होता है। कोई भी पब्लिक कंपनी जिसको पैसा चाहिए होता है उसको अपने आप को क्या करवाना पड़ता है, अपने आप को लिस्ट करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। ये सब चीजें आगे देखने वाले हैं, कैसे करवाती है, क्या होता है। लिस्टेड कंपनी हमने देखी थी। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो कंपनी हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है थ्रू इशूइंग शेयर्स। तो ये वाली जो मेथड है जो हम देख रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। हर कंपनी पैसा रेज करने के लिए यही मेथड यूज करती है। आपने बोला ठीक है सर, कंपनी इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। याद है हमने प्रोस्पेक्टस देखा था। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है, सो दैट पब्लिक गेट टू नो दैट द कंपनी इज विलिंग टू इश्यू इट्स शेयर, सो दैट द पब्लिक कैन सब्सक्राइब टू सच शेयर्स। ये क्या कर रही है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया, एक डॉक्यूमेंट दिया। इस डॉक्यूमेंट में सारे इश्यू की डिटेल्स लिखी, कितने शेयर्स इश्यू कर रही है, किस प्राइस में कर रही है, ठीक है। और ये क्या किया, ये आपने पब्लिक को इश्यू कर दिया। अब पब्लिक इस डॉक्यूमेंट को रीड करेगी और इस कंपनी के शेयर्स में सब्सक्राइब करेगी इफ दे फील लाइक subscribing, or if they feel like that it's a good investment for them to क्या to put their money on such company, to subscribe such share जो भी कंपनी ने इश्यू की है, to invest their money into the company। तो पब्लिक क्या करेगी, इस प्रोस्पेक्टस को पढ़कर, इस प्रोस्पेक्टस की डिटेल देखकर डिसाइड करेगी कि हाँ भाई दिस इज द कंपनी वेयर वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो क्या क्या मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड होती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, ये जब कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी इसके पहले कभी किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा नहीं रेज किया, ये क्या कर रही है, ये पहली बार पैसा रेज कर रही है। यानी इसके पहले कभी पब्लिक से पैसा नहीं लिया, इस बार पहली बार पब्लिक से पैसा लेने वाली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, इनिशियल यानी पहली बार, इनिशियल यानी पहला। भाई पब्लिक को ऑफर कर रही है, पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, पहली बार पब्लिक से पैसा ले रही है। कैसे, जनरल पब्लिक से। अब ये जो इश्यू है ये कौन कर सकता है, ये नई कंपनीज कर सकती हैं, जो न्यू कंपनीज हैं, जो अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जिनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा लग रहा है,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी शेयर्स को कहा पब्लिक को इश्यू कर दिया और पब्लिक से पैसा उठा लिया, पब्लिक को अपनी थोड़ी थोड़ी ओनरशिप दे दी और पब्लिक से पैसा उठा लिया। या फिर हमने देखा कि एग्जिस्टिंग कंपनी भी पब्लिक इश्यू कर सकती है, बशर्ते अगर वो आईपीओ करना चाहती है तो उसकी शर्त क्या होगी, उसने पहले कभी पब्लिक से पैसा नहीं रेस किया है, उसने पहले कभी पब्लिक से पैसा नहीं रेस किया है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहां से रेस किया था, या तो किसी इन्वेस्टर से किया था या फिर उसके प्रमोटर ने, जो कंपनी का प्रमोटर है जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, उसी ने उस कंपनी में पैसा डाल दिया था, पब्लिक से पैसा नहीं लिया था। तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रही है वो भी आईपीओ कर सकती है। आपने बोला ठीक है सर, when company need funds to expand business then it issues shares to public। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को ना अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, कंपनी चाहती है कि उसके पास और फंड्स हो, तो अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर रही है और उनसे पैसा ले रही है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। उसके बाद हमने देखा था कि भाई हमारी जो कंपनी है जो आईपीओ करना चाहती है उसको किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई या फिर एनएसई, इन दोनों में से किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा। अगर वो लिस्टेड नहीं है तो वो पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती, उसको लिस्टेड होना मैंडेटरी है। क्योंकि अब मान लो कोई कंपनी जो शेयर्स इश्यू कर रही है, सी अनलिस्टेड कंपनीज भी अपने शेयर्स इश्यू करती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है जहां पे आप जाकर अपने शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, अब पब्लिक कंपनीज है तो मेंबर्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ना आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि आप किसको जाकर शेयर सेल करें, किससे जाकर शेयर्स खरीदें। आपको ये अपने पर्सनल लेवल पे करना होता है क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। स्टॉक मार्केट क्या करता है, बीएसई क्या करता है, एनएसई क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है टू सब्सक्राइब टू सच सिक्योरिटीज या फिर टू सेल योर सिक्योरिटीज जो आपके पास हैं। ठीक है भैया, आईपीओ जब कर रही है कंपनी तो आपने अपने आप को लिस्ट करवा लिया, कहां पे भाई, स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड इन ओपन मार्केट। यानी हमने क्या बोला था, हमारे सिक्योरिटीज मार्केट को हमने क्या बोला था, हमारा वो मार्केट जहां पे हम हमारी सिक्योरिटीज की क्या कर सकते हैं, खरीदी बिक्री कर सकते हैं। भाई मैंने शेयर्स खरीदने हैं, मैं कहां जाके खरीदूंगा, स्टॉक मार्केट में। मैंने शेयर्स बेचने हैं, मैं कहां जाके बेचूंगा, स्टॉक मार्केट में। आपने बोला ठीक है सर। अब कंपनी देखो, कंपनी ना दो तरीके से आईपीओ करती है, इसके दो मेथड्स हैं। जब कंपनी आईपीओ करती है तो उसके भी दो मेथड्स हैं। पहला मेथड सर आपने देखा, आपने बताया कि पहला मेथड जो होता है वो फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड होता है। अब इसमें क्या मतलब सर, फिक्स प्राइस से हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी जब भी इशू कर रही है तो वो अपने शेयर्स जो है वो एक फिक्स्ड प्राइस में दे रही है। आपने बोला कि आपने एक फिक्स्ड प्राइस दे दिया कि भाई मेरे शेयर्स जो हैं वो इतने रुपए के आपको पड़ेंगे, इतने रुपए के आपको मिलेंगे। मेरी फिक्स्ड प्राइस बता दी मैंने अपने शेयर्स की, अपने इश्यू ऑफ शेयर्स की। फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक बुक बिल्डिंग मेथड होती है जिसके थ्रू कंपनी आईपीओ करती है। अब ये बुक बिल्डिंग मेथड क्या है, आगे देखते हैं, समझते हैं क्या है। उसके अलावा कंपनी पब्लिक से और कैसे पैसा उठा सकती है भाई, फर्दर पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा उठा सकती है। अब आपने बोला कि ये फर्दर पब्लिक ऑफर क्या है यार, सर एफपीओ यानी क्या, जब भी कंपनी पैसा उठा रही है किससे, पब्लिक से, लेकिन ये कंपनी का पहली बार नहीं है।
कंपनी पहले कर चुकी है. कंपनी इज नॉट डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. after the IPO, whenever you raise funds from public, it is called FPO, यानी फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. ये देखो, ये हमारी कंपनी है, इसने अपने शेयर्स इशू किए हैं एनी टाइम आफ्टर द IPO. यानी एक बार तो आप IPO कर चुके हैं, यानी आपने इनिशियली पब्लिक से पैसा उठा लिया है. नाउ यू थिंक or you believe that you require more funds, so you are doing further public offering, यानी आप अपने नए शेयर्स इश्यू कर रहे हैं. और जैसे हमने देखा ना, हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में से मैंने इनिशियली कितने का शेयर्स रेस किया था. मैंने 40,000 शेयर्स इश्यू किए थे, या 40,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे. कितने में से भाई, मेरे पास तो 1 लाख शेयर्स रखे हुए थे ना, जो मैं ऑफर कर सकता था. लेकिन मैंने कितने किए थे? मैंने तो 40,000 ही किए थे ना. अब ये जो 40,000 किए, ये मैंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की. अगर मैंने ये सारे पैसे पब्लिक से उठाए तो मैंने क्या किया? मैंने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की. लेकिन मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने की है? मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल तो 1 लाख शेयर तक की है ना, मैं 1 लाख शेयर इश्यू कर सकता हूं. मैंने किए 40,000. अब दोबारा मुझे नीड लग रही है कि मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं थोड़े और शेयर्स इश्यू करूं और थोड़ा पैसा रेस करूं. कहां से? पब्लिक से. थोड़ा और फंड्स इकट्ठा करूं. तो मैंने उन 40,000 के अलावा अब क्या किया? और 30,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए, पब्लिक को इश्यू कर दिए. तो ये जो मैंने 30,000 शेयर्स पब्लिक को इश्यू किया और इन 30,000 शेयर्स से जो पैसा रेस किया, ये क्या कहलाया? ये मेरा फर्दर पब्लिक ऑफरिंग कहलाया. मतलब मैंने अपने 40,000 जो शेयर्स दिए थे, वो मेरा IPO था. मैंने पहली बार पब्लिक से पैसा लिया. इस पहली बार के बाद जब भी मैंने पैसा लिया पब्लिक से, उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने अपना फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोला. आपने बोला ठीक है सर, इशूइंग शेयर्स एनी टाइम आफ्टर IPO, इट इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. बट व्हाई FPO सर? FPO क्यों? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग क्यों? भाई, टू रेज मोर फंड्स फॉर अ कंपनी. इससे होगा ये कि मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी. लोग और ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ना. ठीक है, मैंने इशू किया था तो 40 किया था, अभी फिर से मैंने 30 इशू किया, तो लोग और सब्सक्राइब करेंगे या नहीं? आपने बोला ठीक है सर, आपकी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी. आपने बोला टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑपरेशन. मेरे बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए मैंने FPO किया सर. मुझे और फंड्स लग रहे थे, मुझे अपने बिजनेस को और बढ़ाना था, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल तो है, मैं और ज्यादा पैसा रेज कर सकता हूं. किससे? पब्लिक से. तो मैंने पब्लिक से और पैसा रेज किया सो दैट आई कैन एक्सपैंड माय बिजनेस. मैं अपने बिजनेस का स्केल बढ़ा सकूं. मुझे उसके लिए फंड्स चाहिए थे, मैंने और ले लिए पब्लिक से. तो मैंने इसे क्या बुलाया? मैंने इसे बुलाया फर्दर पब्लिक ऑफरिंग. आपने बोला ठीक है सर. अब सेकेंड मेथड हमने देखी, क्या थी? मेथड ऑफ प्राइसिंग शेयर्स. ऊपर देखा था फिक्स्ड प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड. अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. आपने बोला ठीक है सर, बताओ. अब फिक्स्ड प्राइस मेथड में क्या होता है? कंपनी जो है ना, जनरल पब्लिक से एक सर्टेन और कोई एंटायर पार्ट लेती है. किसका? भाई, फेस वैल्यू का या फिर इश्यू प्राइस का. भाई, कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने आपको प्रोस्पेक्टस दिया है. कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने आपको प्रोस्पेक्टस दिया है. इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने आपको बताया है कि कंपनी आपसे 20 लाख रुपए इश्यू करने वाली, रेज करने वाली है. क्या करने वाली है? कंपनी आपसे 20 लाख रुपए रेज करने वाली है, जिसका इश्यू प्राइस क्या है? जिसका इश्यू प्राइस है 50 रुपए पर शेयर. आपका 50 रुपए पर शेयर इश्यू प्राइस है. यानी आपसे कंपनी कितना ले रही है एक शेयर का? 50 रुपए का. लेकिन मेरे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? मेरे एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है 10 रुपए.
आपने बोला ठीक है सर, आपने मुझसे 50 रुपए लिए, लेकिन आप दे कितने की चीज रहे हैं? 10 रुपए की। हाँ भाई, मेरा शेयर जो है मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 50 रुपए की होनी चाहिए, मतलब मैं आपसे 40 रुपए जो है वो प्रीमियम में ले रहा हूं, यानी आपसे 40 रुपए ज्यादा ले रहा हूं। मेरी फेस वैल्यू 10 रुपए की ही है, लेकिन मैं आपसे 40 रुपए ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि मेरा जो शेयर है उसमें 40 रुपए प्रीमियम डिजर्व करता है मेरा शेयर। यार मुझे लगता है कि मेरा शेयर जो है उसमें 40 रुपए प्रीमियम होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ शेयर्स देखे कि भाई 20 लाख रुपए अगर मैं रेस कर रहा हूं और एक शेयर जो है वो मेरा 50 रुपए का है, तो मेरे शेयर्स कितने होंगे, मैं कितने शेयर्स इश्यू करूंगा? मैं 40,000 शेयर्स इश्यू करूंगा। अब समझो, company gets an idea about demand of its share after subscription period, यानी जब कंपनी को इसका क्या पता चलेगा भाई? कंपनी को इसके डिमांड की, जो कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है वो कब पता चलेगा? जब पब्लिक इसके जो शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? हाँ, अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, कोई बात। तो अब समझो मैंने क्या किया है, मैंने एक शेयर में 40 रुपए प्रीमियम रखा है अपने शेयर के। मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए की है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपसे 40 रुपए का प्रीमियम ले रहा हूं, यानी मैं अपना शेयर आपको 50 रुपए में दे रहा हूं। आपसे कितना पैसा रेज कर रहा हूं? मैं आपसे 20 लाख रुपए रेज कर रहा हूं, और कितने रुपए में आपको एक शेयर दे रहा हूं? 50 रुपए में एक शेयर दे रहा हूं। तो मैंने कितने शेयर्स इशू किए? मैंने 40,000 शेयर्स इशू किए। अब समझो कंपनी इस प्रीमियम अमाउंट का क्या करती है। ये जो प्रीमियम अमाउंट ले रही है कंपनी, इस प्रीमियम अमाउंट से ना अपना डिविडेंड नहीं दे सकती है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये कितना इलॉजिकल होगा कि आपने पब्लिक से ही प्रीमियम लिया और पब्लिक को ही उस प्रीमियम को डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। और कंपनी कभी ये नहीं कहती कि मेरे शेयर का वैल्यू जो है वो 50 रुपए का है, वो हमेशा अपना फेस वैल्यू बताती है। क्यों सर? आपने बोला ऐसा क्यों? मान लो कल को अगर कंपनी बोले कि मेरे शेयर की वैल्यू 50 रुपए है, तो जब कभी वाइंड अप होने वाली होगी कंपनी, जब कभी कंपनी को बंद करने वाला टाइम आएगा, तो उसे 10 रुपए की जगह 50 रुपए वापस करने पड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है? तो कंपनी ये बेवकूफी कभी नहीं करती है। कंपनी अपनी फेस वैल्यू जरूर बता देती है। मेरी फेस वैल्यू कितनी है भाई? मेरी फेस वैल्यू जो है ना, मेरी फेस वैल्यू 10 ही रुपए, लेकिन 10 रुपए के ऊपर मैं जो आपसे चार्ज कर रहा हूं वो मेरा प्रीमियम है। और अब इस प्रीमियम को ना कंपनी कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकती है। अब वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखो, कभी भी कंपनी आपको ये नहीं बोलती है कि मेरा जो प्राइस है वो 50 रुपए, वो हमेशा आपको ये बताएगी कि मेरे शेयर का प्राइस 10 रुपए ही है, मेरी फेस वैल्यू 10 रुपए ही है, लेकिन मेरा इश्यू प्राइस जो है वो 50 रुपए है, और 10 रुपए के ऊपर जो भी पैसा है वो प्रीमियम का पैसा है। अब कंपनी को ना ये एक प्रीमियम का पैसा एक अलग सेपरेट अकाउंट में रखना होता है। अभी अपन देखेंगे उस बारे में। अब समझो, कंपनी कैन इश्यू शेयर एट पार, यानी जितने का शेयर, जितने का फेस वैल्यू है उतने में भी दे सकती है, और वो प्रीमियम में भी दे सकती है। यानी मेरा फेस वैल्यू था 10 रुपए का, मैंने पार में इश्यू किया। मैंने क्या किया? मैंने एट पार इश्यू किया, यानी मेरा फेस वैल्यू और मेरा इश्यू प्राइस क्या है? सेम है। मेरा फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम है, और अगर मैंने प्रीमियम में इश्यू किया है तो यहां पर मेरा फेस वैल्यू कम है, लेकिन मेरा इश्यू प्राइस ज्यादा है। ठीक है सर? और जितना ज्यादा है तो कंपनी ने क्या किया है? कंपनी या तो एट पार में दे सकती है शेयर्स,
एट पार में दिए हैं मतलब जितने की फेस वैल्यू है उतने में ही शेयर्स दे दिए, उतने की ही इश्यू प्राइस है कंपनी की, यानी ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से 10 रुपए। और अगर उसने प्रीमियम पे दिया है तो प्रीमियम यानी फेस वैल्यू जो है मेरी, फेस वैल्यू से ज्यादा की मेरी क्या है, इश्यू प्राइस है। यानी मैं आपको शेयर्स जितने में इश्यू कर रहा हूं ना, वो मेरी फेस वैल्यू से प्राइस उसकी ज्यादा है। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो ये जो मेरा प्रीमियम अमाउंट है 40 रुपए का प्रीमियम है। आपने बोला हाँ। अब ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं कि ये जो मेरा प्रीमियम अमाउंट है ना, ये प्रीमियम अमाउंट के लिए, इस प्रीमियम अमाउंट को रखने के लिए मुझे एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनवाना है, सेपरेट अकाउंट खोलना है। अब इस सेपरेट अकाउंट को मैंने क्या बोला, इस सेपरेट अकाउंट को मैंने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैंने अपनी कंपनी में एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोला और अपना जो प्रीमियम अमाउंट था, इस अमाउंट को उस अकाउंट में रखा। ठीक है सर। एंड इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ माइन, यानी कंपनी ने ये जो पैसा प्रीमियम में लिया है ना, इसको कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं मान सकती है, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये आपने आपकी शेयर की प्राइस ली है जो कि 10 रुपए थी, लेकिन उसको आपने प्रीमियम पे दिया है, यानी 50 रुपए में दिया है। इस 40 रुपए को आपने प्रीमियम बोला है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है सर। ये क्या है, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। हेंस when it's not your profit, you cannot distribute such amount, you cannot distribute such fund as dividend। ठीक है सर, वेल एंड गुड। बढ़ते हैं आगे। अमाउंट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब क्या क्या पर्पस हैं सर हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है हमारा, उसमें जो पैसा है, जो हमारा प्रीमियम अमाउंट है, एसपीए है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट जो हमारा एसपीए है, इस एसपीए के क्या क्या पर्पसेस हैं सर? आपने बताया कि 5 पर्पसेस हैं। इन 5 पर्पस के लिए आप अपना प्रीमियम अमाउंट जो लिया है आपने, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप अपने एसपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने बोला कि सर कौन कौन से 5 पर्पसेस हैं, बताओ एक बार। तो देखो, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी, बोनस शेयर क्या होता है आगे डिटेल में देखेंगे, एक बार हमने ऑलरेडी देख चुका है बोनस शेयर क्या होता है, और ज्यादा डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही तो वो एसपीए का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है सर। आपने बोला राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आपको जो भी एक्सपेंसेस लगे थे, कब? जब आप कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स या फिर आपने डिबेंचर्स इशू किए थे, तो इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अब ये राइट ऑफ का मतलब क्या बोला? राइट ऑफ यानी क्लियर आउट, आपकी बैलेंस शीट से आपने इन्हें राइट ऑफ कर दिया, इन एक्सपेंसेस को हटा दिया, तो इसके लिए आपने एसपीए का इस्तेमाल किया। सर वाजिब है, कर सकते हैं। आपने बोला राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी तब भी हमने देखा था कि बहुत सारे एक्सपेंसेस किए गए थे। किसके थ्रू किए गए थे भाई? हमारे प्रमोटर ने बहुत सारे एक्सपेंसेस किए थे। किसी थर्ड पार्टी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, लेकिन कंपनी के बिहाफ में आपके प्रमोटर ने क्या किया था? एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कंपनी शुरू होने के पहले वाले एक्सपेंसेस। अब इन एक्सपेंसेस को मुझे अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना है। मान लो प्रमोटर्स ने जो पैसा लगाया था, प्रमोटर्स को उनका पैसा वापस करना है, तो ये सारे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए मैं अपना एसपीए यूज कर सकता हूं, यानी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से उन्हें पैसा दे सकता हूं। आपने बोला ठीक है सर, अगला बताओ
अगला है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का एक ग्लिम्स दे रखा है आपको। बायबैक यानी जब कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदती है और उन्हें क्या कर देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। सी, तुम्हें इसका लॉजिक बताया था मैंने कि कंपनी शेयर्स वापस खरीद कर अपने पास नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती सर? क्योंकि कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट राइट इट्स नेम ऑन द मेंबर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के खुद के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी का खुद का नाम नहीं हो सकता सर। तो जब भी कंपनी बायबैक करती है यानी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से अपने उनके शेयर्स वापस खरीदती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्टिंग्विश कर देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पैसा है जब बायबैक करेगी कंपनी, तो बायबैक करते टाइम आप एसपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बोला फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब आपने रिडम्पशन बताया नहीं सर? बताया था, बेवकूफों याद करो। रिडम्पशन यानी हमने देखा था कि जो डिबेंचर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है। एक स्पेसिफिक पीरियड तक के लिए ही हम डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, याद है ये वर्ड पे मैंने बहुत जोर डाल के तुम्हें बताया था कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं, जब उनका स्पेसिफाइड टाइम खत्म हो जाता है, तो कंपनी उनसे वो शेयर्स रिडीम कर लेती है और उन्हें उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। यू रिमेंबर दैट? तब आप ये पैसा एसपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 पर्पसेस थे जिनके लिए आप अपने एसपीए के फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एसपीए का पैसा इज रिस्ट्रिक्टेड टू दीज 5 पर्पसेस। इसके अलावा आप एसपीए का पैसा कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप बोलें कि भाई एसपीए के पैसे से हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं सर, नहीं कर सकते। ये अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट होगा, यानी आपने प्रोविजंस का उल्लंघन किया है सर। जो आपको मना किया गया था, जिसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, आपने वो किया है। तो ध्यान रखो, आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया। एसपीए में रखेगा, जो प्रीमियम अमाउंट है उसको हम एसपीए में रखेंगे, और एसपीए के हमने कुछ पर्पसेस देख लिए कि सिर्फ इतने इतने ही पर्पस के लिए हम एसपीए का अमाउंट यूज कर सकते हैं। सो व्हाट? अब एक चीज बताओ कि तुम बहुत प्रीमियम कर रहे हो, क्या मैं अपने शेयर्स को डिस्काउंट में दे सकता हूं? देखो, इसका जवाब है हां भी और नहीं भी। अब हां कैसे है? मैं अपने शेयर्स डिस्काउंट में दे सकता हूं, लेकिन वो डिस्काउंट में उन्हें कहां दूंगा? वो मैं मार्केट प्राइस में दूंगा। मैं शेयर्स अपनी फेस वैल्यू पे डिस्काउंट करके नहीं दे सकता। इशूइंग शेयर्स इन अ डिस्काउंटेड वैल्यू इज प्रोहिबिटेड। आपने बोला कि सर, आपने अगर अपनी फेस वैल्यू से नीचे, यानी आपकी फेस वैल्यू मान लीजिए 10 रुपए है, और इस 10 रुपए से कम में अगर आपने शेयर्स इशू किए, तो वो वॉइड होगा सर, आपका इशू ही वॉइड होगा, यानी दैट इज नॉट एलिजिबल। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो जब भी मैं बोलूं कि आप डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकते, यानी आपकी फेस वैल्यू जो है वो हमेशा आपके इशू प्राइस से या तो बराबर होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। आपके इशू प्राइस आपकी फेस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए सर। आपने बोला कि आपका इशू प्राइस, आपने जिस प्राइस में शेयर्स इशू किए हैं, वो प्राइस आपकी फेस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो मैं अपनी इशू प्राइस 8 रुपए नहीं रख सकता, मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन है issue of shares to creditors when their debt is converted in shares as per RBI और बैंक रेगुलेशंस एक्ट 1949।
इसका मतलब क्या है सर, ऐसे समझो सर। रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में सबने सुना, रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम, अनिल अंबानी की कंपनी। सर अनिल अंबानी की कंपनी में ना क्या हुआ था, डेट बहुत ज्यादा हो गया था, मतलब इतना ज्यादा डेट हो गया था, इतना ज्यादा उधार हो गया था कि उनको ना बैंक ने बोल दिया था कि भाई या तो अपना पैसा वापस करो या फिर अपनी कंपनी बंद करके पैसा दो। तो उस टाइम पे क्या किया था आरकॉम ने, रिलायंस कम्युनिकेशन ने क्या किया था, अपने जो क्रेडिटर्स थे उनको शेयर्स इशू कर दिए थे। कैसे? डिस्काउंट में। यार देखो मेरे पास पैसा नहीं है देने को तुम्हें वापस, लेकिन मैं कंपनी के तुम्हें शेयर्स दे सकता हूं, वो भी डिस्काउंटेड वैल्यू पे। यानी जहां मेरी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, मैं तुम्हें 8 रुपए के शेयर्स दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा डेट रीपे नहीं कर सकता हूं। तो मैं डेट रीपे कैसे कर रहा हूं? मैं अपने शेयर्स के फॉर्म में तुम्हें डेट रीपे कर रहा हूं, वो भी कैसे? डिस्काउंट करके। मैं अपने शेयर्स की फेस वैल्यू डिस्काउंट करके तुम्हें अपनी कंपनी का ओनरशिप दे रहा हूं, अपनी कंपनी का मालिक बना रहा हूं। यानी जो तुम कल मेरे क्रेडिटर्स थे, अब तुम मेरे क्या बन गए हो? इस कंपनी के ओनर्स बन गए हो। ठीक है सर। तो अनिल अंबानी ने क्या किया ना कि भाई ही वेंट टू द बैंक और उसने कहा कि यार आई वांट टू रीस्ट्रक्चर माय कैपिटल। उन्होंने कैसे रीस्ट्रक्चर करी? उन्होंने अपने जितने क्रेडिटर्स थे उन सारे क्रेडिटर्स को कन्वर्ट करवा दिया अपने शेयर होल्डर्स में, अपने ओनर्स में। उनको क्या दे दिया? उनको अपने कंपनी की इक्विटी दे दी। कैसे दे दी? डिस्काउंट में दे दी। तो ये एक एक्सेप्शन था कि जब आपके पास डेट रीपे करने के लिए पैसा ना हो तो आप अपनी इक्विटी इशू कर सकते हैं। कैसे? डिस्काउंट में। उसके अलावा जो दूसरा एक्सेप्शन है वो है स्वेट इक्विटी। अब ये स्वेट इक्विटी क्या होता है ये आगे हम देखने वाले हैं डिटेल में, एक पूरा टॉपिक है। सो अभी बस नाम याद रखो कि स्वेट इक्विटी एक और एक्सेप्शन है जहां पे आप डिस्काउंटेड वैल्यू में अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर। अब देखो फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इश्यूज। कंपनी किसी भी टाइप का इशू कर रही है तो वो कैसे अपना फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड के थ्रू कर सकती है। अब किसी भी टाइप का आपने बोला सर क्या मतलब है? या आप पब्लिक इशू कर रहे हो, आप राइट्स इशू कर रहे हो, आप ईसॉस दे रहे हो। अब ये ईसॉस क्या है सर आगे देखने वाले हैं। ईसॉस भी एक पूरा टॉपिक है। ईसॉस कह लो, ईसॉप कह लो, सेम थिंग, आगे आने वाला है। ठीक है सर। हमने हमारी नेक्स्ट मेथड देखी जो कि है बुक बिल्डिंग मेथड। आपने बोला कि सर ये बुक बिल्डिंग मेथड क्या होती है? बुक बिल्डिंग मेथड में हमारी जो प्राइस रहती है, इश्यू करने की जो प्राइस रहती है ना, वो ऐसा फिक्स्ड नहीं रहती है। एक मोटा मोटा ग्लिम्स दूं टॉपिक का, तो बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से, यानी जो शेयर होल्डर्स टू बी हैं, यानी जो पब्लिक है, पब्लिक को ही मौका देती है कि भाई आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। आपने बोला सर ये बहुत वेग नहीं हो जाएगा? मतलब अगर इतनी सारी पब्लिक है, कंपनी एक है, कंपनी को पता कैसे चलेगा कि कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, कितना प्राइस हो सकता है, कितना मिनिमम, कितना मैक्सिमम? तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया है? कंपनी ने आपको एक प्राइस बैंड दिया है। अब ये प्राइस बैंड क्या है सर? प्राइस बैंड यानी आपको एक मिनिमम और एक मैक्सिमम अमाउंट बता दिया कि भाई इतने से लेकर इतने तक का प्राइस आप डिसाइड कर लो। इसमें से जो भी प्राइस आप डिसाइड करोगे, यानी जितने ज्यादा लोग एक प्राइस पे आकर सब्सक्राइब करेंगे, वो प्राइस हमारा फाइनल प्राइस कहलाएगा। अब इनके लिए सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक टॉपिक का आपको मोटा मोटा ग्लिम्स देने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी सी बताई। अब आगे डिटेल में समझते हैं कि ये बुक बिल्डिंग मेथड एक्चुअली क्या होती है और कैसे वर्क करती है, कैसे कंपनी डिसाइड करने बोलती है अपने पब्लिक को कि भाई अपना शेयर का प्राइस खुद डिसाइड करो। ठीक है सर। अब सबसे पहले तो ना कंपनी
यहाँ पे हमें हमारी जनरल पब्लिक को एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देती है। याद है बचपन में हमने पढ़ा था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी वो प्रोस्पेक्टस जिसमें हमारे इश्यू प्राइस जो है, हमारा जो इश्यू प्राइस है, जिस प्राइस में हम शेयर्स इश्यू करने वाले हैं, वो नहीं दिया होता है। उसकी जगह पे ऐसा डॉट सा बना होता है ब्रैकेट के अंदर, ये बना होता है, और नंबर ऑफ शेयर्स में भी ये ऐसा डॉट सा बना होता है। हमारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इश्यू प्राइस नहीं होता है और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जो स्टोरी सुनाई उसके बेस पे एक लॉजिक बताऊं? अभी तक तुम लोगों को थोड़ा तो समझ में आ गया होगा क्यों नहीं होता है। क्योंकि यहां पर ना सर प्राइस जो है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, प्राइस अभी हम डिसाइड करने वाले हैं। तो जब प्राइस ही नहीं पता होगा तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता होंगे? ठीक है, कंपनी ने बोला कि कंपनी इतना इतना पैसा रेज करने वाली है, किस प्राइस में करेगी वो आप डिसाइड करो। तो इससे क्या होगा? इससे हमें हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे। इसीलिए जब हम हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देते हैं तो उसमें ना हम इश्यू प्राइस लिखते हैं ना ही नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस दिया कंपनी ने जनरल पब्लिक को, ठीक है, उन्हें बताया कि भाई कितना अमाउंट हम रेज करने वाले हैं, हमारी फेस वैल्यू क्या है, हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए रहने वाली है फॉर एग्जाम्पल। अब इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने आपको एक प्राइस बैंड दे दिया, एक प्राइस रेंज दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी ने बोला कि भाई आपको 40 रुपए से 50 रुपए के बीच में क्या करना है? बिड करना है। अब पब्लिक बिड करेगी कि भाई मैंने 41 रुपए में मांगा, मैंने 40 रुपए में मांगा, मैंने 42 रुपए में मांगा, मैंने 50 रुपए में मांगा। अब जब पब्लिक क्या करेगी? बिड करेगी। तो हमने देखा कि ये जो 40 रुपए हमें कंपनी ने दिया था, जो प्राइस बैंड दिया था 40 रुपए से 50 रुपए तक के लिए, तो ये जो 40 रुपए हमने बोला ना, ये 40 रुपए हमारा लोअर एंड था, यानी इसको हमने हमारे लॉ की भाषा में फ्लोर प्राइस बोला। क्या बोला? फ्लोर प्राइस। जो छोटा था उसे हमने फ्लोर प्राइस बोला, और जो मैक्सिमम अमाउंट एक कंपनी ने दिया था 50 रुपए दिया था यहां पे, इसको हमने अपर एंड बोला, और लॉ की भाषा में हमने इसे बोला कैप प्राइस या फिर सीलिंग प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, सीलिंग प्राइस। आपने बोला ठीक है सर। अब इस प्राइसिंग पे पब्लिक ने क्या किया है? पब्लिक ने बिडिंग की है। अब बिडिंग कैसे होगी सर? जिसको जितने शेयर्स पे ऐसा सब्सक्राइब करना है वो उतने शेयर्स पे बिड करेगी और अपने अमाउंट पे बिड करेगी कि भाई एक शेयर होल्डर है 41 किया, 42 किया, किसी ने 45 किया, किसी ने 50 किया। तो अब इनमें से जो सबसे ज्यादा जिस अमाउंट पर बिडिंग आएगी वो अमाउंट हमारा फाइनल प्राइस कहलाएगा। अब देखो ये जो बिडिंग है, ये बिडिंग 5 दिन के लिए चालू रहती है। सी अभी अगर आप देखोगे ना तो ये चेंज हो गया है लॉ, लेकिन तुमको 5 दिन ही याद रखना है। मैं तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं सो दैट तुम थोड़ा सा अवेयर रहो। बिडिंग अपना 10 दिन के लिए शुरू होती है। कंपनी 10 दिन के लिए बिडिंग का आपको मौका देती है, मैक्सिमम 10 दिन के लिए बिडिंग शुरू रह सकती है। लेकिन हमको हमारी बुक में दिया है कि बिडिंग इज कैप्ड ओपन फॉर 5 डेज, तो हम 5 दिन ही याद रखेंगे। आपने बोला ठीक है सर। अब मैंने क्या किया? मैंने बिड किया और अपने एप्लीकेशन मनी भेज दिया साथ में, जिस पे भी मैंने बिड किया था। ठीक है, मैंने 42 रुपए में बिड किया था, मैंने अपने एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी दे दिया कि भाई ये मेरे 42 रुपए एक शेयर के लिए मैंने बिड किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस बिडिंग अमाउंट का क्या करना है? जो पैसा आया है इसको संभालेगा कौन? तो कंपनी ना एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट करती है। जब भी वो पब्लिक इश्यू करती है, जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो रही होती है कंपनी की, तो वो एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट करती है जिसको हम कहते हैं लीड मर्चेंट बैंकर।
या फिर इसको हम बुक रनर भी कहते हैं। अब ये जो लीड मर्चेंट बैंकर है ना, अब यार कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, उसका प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसके पास बहुत सारा ऐसा टाइम कम है। तो अब उसके पास इतना टाइम है क्या कि वो ये सारी फॉर्मेलिटीज आईपीओ से रिलेटेड खुद संभाले? तो इसीलिए कंपनी एक इंस्टीट्यूशन को अपॉइंट करती है जिसको हम कहते हैं लीड मर्चेंट बैंकर। अब ये लीड मर्चेंट बैंकर क्या करता है, सारा मैनेजमेंट देखता है, किसका, इशू का। लीड मर्चेंट बैंकर इज एंगेज इन द इशू मैनेजमेंट फंक्शन। जो भी इशू मैनेजमेंट होगा, जो भी वर्क होगा रिलेटेड टू शेयर मार्केट, ये कौन देखने वाला है, ये हमारा मर्चेंट बैंकर, लीडिंग मर्चेंट बैंकर देखने वाला है। भाई जो भी बाइंग हो रही है, जो भी सेलिंग हो रही है हमारे शेयर्स की, या फिर हमारी कंपनी को एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू आवर आईपीओ, रिलेटेड टू आवर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या कर रहा है, ये एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है। तो ये सारी चीजें कौन संभाल रहा है, हमारा लीड मर्चेंट बैंकर संभाल रहा है। अब जो भी एप्लीकेशन मनी आया है, वो सारी चीजें, वो सारी बिडिंग देखकर, प्राइस इन विच द मोस्ट बिडिंग हैज डन, जिस भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे सबसे ज्यादा बिडिंग हुई है, उस प्राइस को हम लोग हमारा फाइनल प्राइस या फिर कट ऑफ प्राइस मानेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मान लो हमारा 44 रुपए में सबसे ज्यादा लोगों ने क्या किया है, बिड किया है, तो हम 45 हमारा कट ऑफ प्राइस बोलेंगे, और जिन्होंने 45 से कम की एप्लीकेशन की थी, सॉरी 44 से कम की एप्लीकेशन की थी, उनको उनका पैसा वापस लौटा देंगे। और जिन लोगों ने 44 से ज्यादा पैसा दिया था, तो उनका 44 रुपीज हम रखेंगे और बाकी का जो पैसा है उनको वापस लौटा देंगे। ठीक है सर, ये क्या हुआ, ये हमारा कट ऑफ प्राइस हुआ। तो इसको हम कहते हैं हमारी बुक बिल्डिंग मेथड। यानी कंपनी ने सबसे पहले क्या किया था सर, कंपनी ने आपको एक प्राइस बैंड दिया था। प्राइस बैंड देने के पहले आपको एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया था, जिसमें आपको बताया था कि कितना अमाउंट रेज कर रही है, क्या फेस वैल्यू है, लेकिन उसमें कंपनी ने आपको यह नहीं बताया था कि आपका इश्यू प्राइस क्या होने वाला है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने वाले हैं। वहीं फिर आपको कंपनी ने एक प्राइस बैंड दिया कि भाई इतने रुपए से लेके इतने रुपए तक आप बिड कीजिए, और आपने बिड की, और जिसने भी सबसे ज्यादा लोगों ने जिस भी अमाउंट पे बिड की, उस अमाउंट को हमने क्या बोला, हमारा कट ऑफ प्राइस। अब ये सारी फंक्शंस, जो ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इन सारी चीजों की देखरेख कौन कर रहा है, हमारा लीड मर्चेंट बैंकर कर रहा है। आपने बोला ठीक है सर। चलो आगे आओ, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज राइट इश्यूज। यार राइट इश्यू अभी हम शुरू नहीं करते हैं, राइट इश्यूज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसमें आई वुड नीड मच टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट है, पढ़ने में भी मजा आता है, समझने में भी मजा आता है, तो इसको बढ़िया प्रॉपर टाइम लेके अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, टिल देन पीस आउट, लव यू ऑल, बाय, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।